आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे अर्ली स्टेट्स की और उनकी इकोनॉमीज के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हमें पढ़ना है वो है प्रिंसेप एंड पिया द सी। ये कुछ 4 टॉपिक हैं और उनके कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसेप एंड पिया द सी। तो जेम्स प्रिंसेप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर थे। वो एक ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को पढ़ा था। ये 2 पॉपुलर स्क्रिप्ट थी जिन स्क्रिप्ट में पुरानिक टेक्स्ट और बहुत पुराने टेक्स्ट लिखे जाते थे। ठीक है, अब उनसे पहले कोई भी आदमी उसको नहीं पढ़ पाया था। तो इन्हें एक वर्ड मिला पिया द सी, जो बहुत ज्यादा इशू में था कि बहुत सारे लोग इसका मतलब बता रहे थे लेकिन कुछ उनके पास एविडेंस नहीं था। एट लास्ट एविडेंस दिया जेम्स प्रिंसेप ने। पिया द सी का मतलब था राजा, और वो भी राजा। अब राजा जो था वो उन्हें पता कैसे चला कि राजा ही यूज है पिया द सी का मतलब। अब उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट को जब पढ़ा तब उन्हें एक पिया द सी से रिलेट करता हुआ वर्ड मिला अशोक। और अशोक जो था वो हमारे बहुत बढ़िया राजा थे और बहुत प्रसिद्ध राजा थे, जिससे उन्होंने बताया कि पिया द सी का मतलब है राजा, किंग। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं, अर्लीस्ट स्टेट्स 16 महाजनपदास। फर्स्ट टॉपिक है। तो देखिए अर्लीस्ट स्टेट का मतलब है पहले जो स्टेट थे। जैसे आज इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, वैसे ही पहले भी स्टेट्स होते थे, लेकिन पहले ये इंडिया सिर्फ इतना छोटा नहीं था, बहुत वास्ट था और ऐसे कोई बाउंड्रीज नहीं थी कि इंडिया है, पाकिस्तान है। तो उसमें पूरा एरिया जो राजा कवर करता था उसको वो स्टेट मानते थे। अब जैसे कि 6th सेंचुरी BCE जो है वो बहुत बढ़िया समय था हमारे हिस्ट्री के लिए। कैसे? सबसे पहले वहां पर जैन और बुद्धिस्ट जो हम रिलीजन आज देखते हैं वो उस टाइम सबसे पहले इमर्ज हुआ था। देन उन्होंने बहुत तरीके के टेक्स्ट लिखे और वहां पर उस टाइम पीरियड में क्या था कि तरह तरह के राजाएं आए, जैसे कि सतवाहना डायनेस्टी आई, गुप्त डायनेस्टी आई, कुषाण डायनेस्टी आई। तो इन डायनेस्टी जो अलग अलग आई उन्होंने अपने कॉइन्स इशू करवाए। तो वो कॉइन्स हमें आज मिले, मतलब कुछ टाइम के पहले मिले। अब उनसे हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करा, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। तो हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करा, उसके बाद हमें पता चला इन 16 महाजनपदास के बारे में। अब ये महाजनपद है, ये देखिए महाजनपद जो है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट महा, सेकंड जन, थर्ड पद या पदास हम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए महाजनपद, यदि हम महा देखें तो महा का इंग्लिश महा हिंदी वर्ड है, तो इसका मतलब होता है बिग, बहुत बड़ा। वहीं पर जन है, जन मतलब पीपल, हम। वहीं पर थर्ड है पद, पद मतलब पैर। सो महाजनपद एक ऐसा बड़ा सिटी का एरिया था जहां पर बहुत सारे लोगों के पैर रह जाते थे, मतलब बहुत सारे लोग जहां पर एक जगह एग्जिस्ट होते थे, हम उसको महाजनपद कहते थे। ठीक है, अब बुद्धिस्ट और जैनिक टेक्स्ट के अनुसार 16 महाजनपदास थे उस टाइम में जहां गुप्त डायनेस्टी रहती थी। अब ये 16 महाजनपदास थे, ये महाजनपदास थे वाजी, देन मगध, कुरु, पंचाल, और भी बहुत सारे 16 थे, लेकिन ये जो थे ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे, बाजी, कुरु, पंचाल, मगध और उज्जैन। ठीक है, अब देखिए ये जो 16 स्टेट्स थे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। अब इन 16 स्टेट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर था मगध, जिसकी हम बात करेंगे मगध की। अब देखिए मगध जो था वो इतना पॉपुलर और इतना ज्यादा बढ़िया क्यों था, इतना ज्यादा बढ़िया महाजनपद क्यों था? तो इसके कुछ रीजंस बताए हैं, जैसे कि वहां पर ही पूरे एरिया में सिर्फ एलिफेंट सबसे ज्यादा मिलते थे। अब एलिफेंट का यूज कौन करते थे? आर्मी के लिए किया जाता था पहले, तो आर्मी एलिफेंट को यूज करती थी, इसीलिए वहां पर मगध को इंपोर्टेंट माना जाता था। सेकंड है कि वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, वहां पर मिनरल्स मिल जाते थे, जिसकी वजह से जैसे कि लोहा होता है तो लोहा वहां पर मिलता था, जिसकी हेल्प से वो वॉर्स की चीजें बनाते थे। आपने देखे होंगे वो बचने के लिए बनाते हैं, फिर तलवार बनाते हैं, तो वो भी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था मगध। उसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है एन अर्ली एम्पायर। अब इस 6th सेंचुरी BCE के टाइम पर जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने क्या करा कि बहुत सारे टेक्स्ट लिखे। उसमें से सबसे पहला टेक्स्ट था धर्मसूत्र। अब वो जो धर्मसूत्र था
उसमें क्या लिखा हुआ था, धर्म सूत्र के अंदर लिखा हुआ था कुछ ऐसे रूल्स जो किसी भी रूलर को मानने चाहिए, जैसे कि आप टैक्स लीजिए ट्रेडर्स से, फार्मर्स से, और दूसरे कंट्री पर आप रेड कर सकते हैं टू गेन वेल्थ। ठीक है, पैसे इकट्ठे करने के लिए आप दूसरी कंट्रीज पर रेड कर सकते हैं। फिर बात करेंगे मौर्य सिविलाइजेशन की। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, मौर्य सिविलाइजेशन को स्थापित किसने करा था? सोचिए, स्थापित करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, या जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। अब चाणक्य के हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त सिविलाइजेशन या मौर्य सिविलाइजेशन स्थापित करा था। अब ये जो मौर्य सिविलाइजेशन था ये इतना फैल गया था कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का एरिया पहले ही चंद्रगुप्त साम्राज्य के अंदर था। अब बात करें चंद्रगुप्त साम्राज्य के पोते थे अशोक, वो सबसे महान राजा थे पूरे भारत साम्राज्य के। अब देखें हम कि मौर्य सिविलाइजेशन का हमें पता कैसे चला, तो मौर्य सिविलाइजेशन का पता हमें मोस्ट इंपोर्टेंटली दो बुक से मिला। फर्स्ट हमें पता चला मेगस्थनीज की बुक से, जो बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे उस टाइम के, और सेकंड हमें पता चला जो चाणक्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसकी हेल्प से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंस की। इंपोर्टेंस क्या था? अब जैसे ही आपने देखा कि हमें बहुत सारी चीजें मिली आर्कियोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि अशोक जो थे वो पहले ऐसे राजा थे जो अपनी इंस्क्रिप्शंस को पिलर्स पर या किसी भी जो वो पैलेस बनाते थे उस पर नोट कर लेते थे। अब वो हमें मिले, अब वो जो हमें मिले तो हमने पाया कि वहां पर आर्ट और लिटरेचर का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था। गुप्त साम्राज्य में हमें बहुत सारी चीजें मिली। आप अभी भी देखेंगे आयरन पिलर, तो वो उसी टाइम का है, चंद्रगुप्त के टाइम का, और वो अभी तक रस्ट नहीं लगा है उस पर। क्यों? क्योंकि उसका जो पीस है, मतलब मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब देखिए वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सिर्फ 5 जगहों पर एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ये देखिए, ये लिस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर्स की, जैसे कि आप यहाँ देख रहे थे वाजी, उज्जैनी, तो और भी बहुत सारे थे, आपने देखा। अब देखिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर थे, बस यहीं पर से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब जो एरिया इस एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के पास था, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत अच्छा था, और जो जितना जितना दूर होता जाता था उतना एडमिनिस्ट्रेशन हल्का पड़ता जाता था या धीमा पड़ता जाता था। अब न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, मतलब इन चंद्रगुप्त और कुषाण और सातवाहन के बाद बहुत सारे राजास आए जो डेक्कन प्लेटू की तरफ थे, मतलब साउथ की तरफ थे इंडिया के। अब वो थे हमारे 3, चेरास, पांड्यास और चोलास। अब ये जो राजा थे ये बहुत ज्यादा वेल्दियस्ट राजा थे, और ये जो पूरा तमिल का एरिया था, तमिल का, आंध्र प्रदेश का, केरल का, ये सारा इन्हीं 3 राजाओं ने या इन्हीं 3 साम्राज्यों ने ले रखा था। अब हम बात करते हैं डिवाइन किंग्स की। अब देखिए राजा जो होते थे वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे, इसीलिए, और जबकि मोस्ट ऑफ लोग जो रहते थे वो भगवान को सबसे ऊपर मानते थे। तो राजा ने आदमियों के मन में बैठा दिया कि मैं राजा का बेटा हूं, तो मैं भगवान का बेटा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं भी भगवान हूं, तो आप भी मुझे भगवान की तरह ट्रीट करें। इससे जो लोग थे वो राजा को बहुत ऊपर मानते थे। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम तमिल के टेक्स्ट को देखें तो तमिल में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है संगम टेक्स्ट। ठीक है, संगम टेक्स्ट क्या था? उसमें जो राजा के नीचे एम्प्लॉयज होते थे वो राजा की तारीफ में बहुत सारी चीजें लिख देते थे, तो वही हमें बाद में जाके मिला और हमने उसे हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हेल्प करा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।